हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रदेश। आज हम सीटा टू 8 के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको आखिर में मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों की भी मदद करिए। थैंक यू सो मच। गाइस, आज हम सीटेट पेपर नंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें से मैंने कुछ ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही करने पड़ेंगे। और जो मुझे ठीक लगे कि हाँ भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो मैंने इसमें लिखे हैं, तो आप देख लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था। अगर हम देखें तो जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करी जा रही है, इसको इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, 1750 से लेके 1000 ईस्वी के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। अब इनमें जो शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ वो थी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख थे। ये तीन बहुत ही तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो थी साम्राज्य थे जिनका उदय हुआ था। और इनके बीच में जो प्रतिद्वंद होता है उसी को हम कहते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल्स। अब रीज़न है कि इनके बीच में स्ट्रगल्स क्यों चल रही थी, किस चीज़ को लेके चल रही थी, लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे थे। तो उसका मेन रीज़न था कन्नौज शहर, जो कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था। और समृद्धि का उसका रीज़न ये था कि वो गंगा घाटी के बगल में स्थित था। और गंगा घाटी के बगल में स्थित होने की वजह से जो वहाँ की भूमि थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जिसकी वजह से वहाँ का जो उत्पादन था वो बहुत अच्छा होता था, वहाँ पे खेती अच्छी होती थी। तो वो जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसी वजह से ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में प्रतिद्वंद्विता चलती ही रहती थी। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ठीक है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है और पहली वाली गलत है। उसके रीजंस क्या हैं ये मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर ही रखे हैं। उसके बाद बात आती है कि अकबर का स्वतंत्र शांति का उदय हुआ, मतलब कि यूनिवर्सल पीस का जो उसकी जो नीति थी वो किससे बेस्ड थी और क्यों थी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जो अकबर की यूनिवर्सल पीस की जो नीति थी वो बेस्ड थी धर्मों व उनके रीति रिवाजों में उनकी रुचि थी। और जो बीच में रिलीजियन या फिर रीति रिवाजों को लेकर जो मतभेद या पक्षपात चलते थे उसको हटाने के लिए अकबर ने सुलह कुल की नीति लाई थी, ताकि कोई भी धार्मिक भेदभाव ना उत्पन्न हो, इनको हिंदुओं का समर्थन मिले। इन्होंने इसके लिए एक मीटिंग भी बैठाई थी, वहाँ पे लोगों की व्यूज़ जाने। और फिर उन्होंने कुछ 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 वो फाइंड्स निकाले कि चीज़ें इन्हें कैसे करनी है, क्या करनी है। ये मैंने पूरा प्रोसेस लिख रखा है यहाँ पे कि कैसे अकबर का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था। साम्राज्य में एकता थी, 11 मुसलमानों के लिए कार्यक्रम के लिए, ताकि विश्वास जीत सके। मतलब 11 मुसलमान वही होते हैं जो हिंदू होते हैं, और बाकी जो मुस्लिम ना हो गए, 11 मुस्लिम रिलीजन में से आते हैं, उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने सुलह कुल की नीति निकाली। उसका क्या चीज़ था, कैसे क्या चीज़ की गई थी, ये सब मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। मतलब कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी स्थिरता का आधार क्या था, कि वो मतलब ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य ने लंबे टाइम तक चल सका और टिक सका। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था इनकी भूमिगत, मतलब कि जो इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा था। भूमिगत इनका इतना अच्छा था, मतलब सिस्टम की, जिसकी वजह से इनका जो साम्राज्य था वो बहुत लंबे समय तक चला। और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। इनका जो साम्राज्य चालन का जो तरीका था बहुत अच्छा था, बहुत सिस्टमेटिक था, इसीलिए ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल पाया। फिर बात आती है कि गौड़ जनजाति क्या थी। तो गौड़ जनजाति जो होती है वो एक तरीके से ट्राइबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और मोस्टली ये झूम खेती वगैरह करते हैं। अगर देखा जाए कि ये कहाँ मिलते हैं तो ये मोस्टली आपको दिख जाएंगे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। और बाकी इनकी कोई अपनी कोई भाषा नहीं थी। यहाँ पे जो इनकी जो भाषा भी थी उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी भाषा भूल गए, इसलिए आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे इस प्रजाति के जो हिंदी, मराठी या तेलुगु जैसी भाषाएं बोलते हैं। फिर बात आती है सतनामी आंदोलन का गठन किसकी किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था, और किसने कराया था, कब कराया था, क्यों कराया था, सब इसमें मेंशन है।
कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभावों के क्षेत्रों में से मेल खाते हैं? कि जाति उन्मूलन, आपको पता ही है कि जात पात को लेकर, जात पात को रोकने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए कई प्रकार के आंदोलन कराए गए ताकि समानता स्थापित हो सके। तो किसने किया? ज्योतिबा फूले का इसमें क्या हाथ था? और उनकी क्या इमेज थी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, बहुत इंस्पायर थे एक फॉरेन स्कॉलर्स से। और उन्होंने किताब भी निकाली थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि किस तरीके से जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनसे कैसा व्यवहार किया जाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी बाकी इंसानों की तरह उनके संग व्यवहार करना चाहिए। ये सब इसमें मेंशन था, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे लिखा संतनामी आंदोलन क्या था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था। आर्य समाज आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 10 अप्रैल 1875 में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। उसके बाद रॉलेट एक्ट क्या होता है? ब्रिटिश सरकार के को पारित किया गया, फिर पुलिस को पावर दी गई, फिर बिना ट्रायल के किसी को भी गिरफ्तार कर लो, ये चीज़ थी। फिर मीरा बैन क्या था? मीरा बैन कौन थी? और फिर मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? लार्ज स्केल मैप्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? स्मॉल स्केल वाले जो मैप होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? ये सब देख सकते हो। बाकी ये 10 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, मतलब कि अगर आपने 10 क्वेश्चन से रिवाइज कर लिए तो मैक्स टू मैक्स इसमें से आपके 10 नंबर तो आ ही जाएंगे। मैं 10 क्वेश्चन के 10 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगे कि काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं या फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। बाकी होपफुली कि आप ये चीज़, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको चीज़ समझ में आ जाए। सो थैंक यू।